नमस्कार दोस्तों। आज हम 23 अगस्त 2024 को यूपी पुलिस का जो पेपर हुआ था सेकंड मीटिंग में उसके हिंदी वाले भाग को हल करेंगे। और जिसका हिंदी वाला भाग जो है प्रश्न संख्या 114 से जो है शुरू होता था। और सबसे पहले ही 114 से लेकर प्रश्न 118 तक के जो प्रश्न हैं वो इस गद्यांश पर आधारित हैं। और लिखा गद्यांश है प्रश्न में, लेकिन वास्तव में ये एक पद्यांश है। कविता है जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान की है। कविता है, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध बिहू की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये उसके प्रिय खिलवाड़, महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदे ले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये झांसी वाली रानी की कविता, जो रानी थी उसके ऊपर कविता है। और इसका पहला ही प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 114 में कहा गया है कि कवित्री की अधिकांश रचनाएं हैं सामाजिक हैं, वात्सल्यपूर्ण हैं, देशभक्तिपूर्ण हैं या धार्मिक हैं। तो ये जो कविता है इनकी वो देश के ऊपर है, झांसी की रानी के ऊपर है, तो देशभक्तिपूर्ण हो जाएगी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 115, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, में मर्दानी शब्द का अर्थ क्या है? वीरांगना, पुरुषों जैसी, पुरुषत्ववान या लड़ाकू। तो इसका सही उत्तर जो है दोस्तों वो बी हो जाएगा। मर्दानी का मतलब होता है पुरुषों जैसी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 116, उक्त पद्यांश का सही शीर्षक हो सकता है। ए है पद्यांश का सही शीर्षक झांसी की रानी, बी है 1857 का गदर, सी है अंग्रेजों का आक्रमण और डी है महाराष्ट्र कुल देवी। तो दोस्तों इसका जो है उत्तर का शीर्षक कविता में एक जगह आया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर दे रखा है झांसी की रानी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, झांसी की रानी। अगला प्रश्न है, इस कविता की कवित्री का नाम बताइए। तो दोस्तों ये भी जो है प्रश्न कविता में आया है। देखिए यहाँ पर दे रखा है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो क्या हो गया इसका? प्रश्न संख्या 117 का सुभद्रा कुमारी चौहान, यानी कि बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, इस कविता में किस रस का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों इसमें वीर रस का प्रयोग किया गया है, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। और अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में विधुर का स्त्रीलिंग क्या होगा? विधुर दोस्तों उस महिला पुरुष को बोलते हैं जिसकी जो है स्त्री की मृत्यु हो जाती है। तो इसी तरह से वो महिला जिसका पति मर जाए उसे विधवा बोलते हैं। तो 119 प्रश्न का जो हो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला, यानी कि विधवा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, तुम कब आओगे इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग कीजिए। तो जहाँ पर कब, क्यों, कैसे शब्द आ जाते हैं वहाँ पर जो दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं, यहाँ पर भी कब आया है। देखिए यहाँ पर ये कब शब्द आ गया है, तो इसका मतलब ये जो है इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्नवाचक, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, 1857 में मगध कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता था? तो दोस्तों ये जो है श्रीकांत वर्मा ने जीता था, यानी कि ऑप्शन इसका बी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 122, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो जो विशेषण शब्द है वो दोस्तों चुपचाप है, और यानी कि ऑप्शन डी इसका जो है सही है। अगला प्रश्न है, अपव्यय के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों अपव्यय के 5 भेद होते हैं, लेकिन कहीं कहीं 4 भी दिए रखे होते हैं। तो इसका जो ज़्यादा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी 5। लेकिन ये भी हो सकता है आयोग की तरफ से 4 भी दिया जाए या फिर ये विवादित प्रश्न बने, लेकिन 5 ही ज़्यादा सही होगा। अगला है, ऋ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो ऋ जो शब्द होता है वो दोस्तों मूर्धा से बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं, और इस युक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का अर्थ क्या है? तो दोस्तों ये जो है धर्म का अर्थ है, यहाँ धर्म का मतलब हो जाता है, हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण को अलंकार कहते हैं। तो यानी ये हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है, कानन का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों ये प्रश्न भी विवादित प्रश्न है और ये भी हो सकता है आयोग बाद में इसके 2 उत्तर सही माने, क्योंकि इसका जो सही उत्तर है वो वन और अरण्य
दोनों ही सही हैं। लेकिन हाँ, कभी कभी ये होता है कि जब दो उत्तर होते हैं तो ऐसे में पहले नंबर पर जो विकल्प होता है वो ज़्यादा सही माना जाता है। कानन का मतलब होता है वन, और वैसे ये जो अरण है ये भी सही है, लेकिन वन ज़्यादा सटीक होगा। हाँ, अगर कोई आपत्ति डालना चाहे इस प्रश्न पर तो वो डाल सकता है, और दोनों के लिए ही समान अंक मिल सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 127 है, कृताकृत में समास कौन सा होगा। तो ये वाला प्रश्न भी दोस्तों विवादित है, क्योंकि इसमें भी दो हैं, इसमें कर्मधारय भी है और तत्पुरुष भी है। ज़्यादा सही उत्तर इसका कर्मधारय होगा, लेकिन तत्पुरुष इस मायने में होगा क्योंकि यदि हम समास की संख्या 4 मानते हैं तो उस कंडीशन में बृहद रूप में या बड़े आकार में कर्मधारय समास तत्पुरुष समास में ही समझ आता है, तत्पुरुष समास का ही एक भाग माना जाता है। तो ज़्यादा सही इसका कर्मधारय है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों जहाँ पर कर्ता सीधा सीधा होता है वहाँ कर्तृवाच्य होता है, और कर्ता सीधा सीधा केवल एक वाक्य में यहाँ पर है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। तो चौथा वाला जो विकल्प है 128 में प्रश्न का, ये ज़्यादा सही हो जाएगा, सबसे सही। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 129 कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। तो पुल्लिंग शब्द जो है दोस्तों चाहत होगा, रंगत, मेहनत और नहीं सॉरी आहार होगा। चाहत, रंगत और मेहनत जो है ये सभी स्त्रीलिंग है, जबकि आहार जो है पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है 130 कि फागुन महाफागुन में पड़ने वाली ऋतु। तो ये वाला प्रश्न भी दोस्तों विवादित है, क्योंकि महा और फागुन यानी कि हमारे जो देश में होली का त्यौहार मनाया जाता है, होली के त्यौहार से कुछ दिन पहले से लेकर के और बाद तक का जो समय होता है वो वास्तविक रूप से बसंत ऋतु होता है, और दो ऋतुओं का जहाँ जोड़ माना जाता है। लेकिन इस प्रश्न के हिसाब से शिशिर जो है वो ज़्यादा सही माना जाएगा, क्योंकि शिशिर और बसंत में लगभग एक जैसा मौसम होता है। हाँ, यदि कोई इस प्रश्न पर भी विवादित प्रश्न मान करके डालना चाहें तो वो डाल सकता है। तो इस तरह से अब तक कुल 3 प्रश्न जो है आपके विवादित हो चुके हैं। प्रश्न संख्या 126, प्रश्न संख्या 127 और प्रश्न संख्या 130। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 131 है, अभिज्ञ शब्द का समभिन्नार्थक क्या होगा। तो दोस्तों अभिज्ञ शब्द का जो है समभिन्नार्थक मूर्ख होगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सबसे सही एकदम। चीफ की दावत कहानी के रचनाकार, यानी प्रश्न संख्या 132। तो चीफ की दावत जो है दोस्तों भीष्म साहनी की रचना है या कहानी है, यानी कि ऑप्शन इसका सी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम है। तो दोस्तों एक बिंदी के नीचे नीचे कॉमा लगा दिया जाता है तो अर्धविराम बन जाता है, और केवल कॉमा होता है तो अल्पविराम होता है। अल्पविराम सबसे छोटा होता है, उसके बाद अर्धविराम आता है, उसके बाद पूर्ण विराम आता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है ये वाला अर्धविराम, ये सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इत और ईत शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। प्रश्न संख्या 134। तो दोस्तों इत मानी होता है समाप्ति और ईत मानी होती है बाधा, तो पहला वाला ऑप्शन यानी कि समाप्ति और बाधा ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो शुद्ध रूप का जो चयन करना है, इसमें मैं गाने की जो है ना कसरत की जाती है, ना व्यायाम किया जाता है, ना शौक किया जाता है, बल्कि गाने का अभ्यास किया जाता है। तो इसका जो दूसरा वाला प्रश्न ऑप्शन है वो सबसे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अभय और उभय दोनों का सही अर्थ। तो दोस्तों अभय जो होता है निर्भय होता है, और उभय मानी जो है कॉमन या उभयनिष्ठ या दोनों में पाए जाने वाला होता है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अंधेर नगरी का अर्थ क्या होगा। राज्यविहीन स्थान, अन्याय की जगह जहाँ अंधेरा हो, या सुनसान जगह। तो ऐसी जगह जहाँ ज़्यादातर अन्याय होता है उस जगह को हम अंधेर नगरी बोलते हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा। कांति और क्लांति यानी प्रश्न संख्या 138, इसका सही हो जाएगा चमक और थकावट, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, आधि व्याधि युग्म में आधि का अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों आधि का अर्थ मानसिक परेशानी या मानसिक दुख या कष्ट होता है, ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न संख्या 140, प्रश्न संख्या 140 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 140 कहता है, ता वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान कौन सा होता है। तो ता वर्ग जो है दांतों से यानी दंते माना जाएगा, ऑप्शन बी होगा। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अपव्यय है। तो वह व्यक्ति ये लाचार जो है वह अंधा है, यानी उसके लाचार होने का असली आधार या असली कारण जो है अंधा होना है, इसलिए लाचार है। तो ये कारणवाचक यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, बिनु पद चलें सुने बिनु काना, बिनु कर बिनु करम करें विधि नाना। दोस्तों इसमें प्रयुक्त अलंकार, तो यहाँ विभावना अलंकार होगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका प्रश्न संख्या 142 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और साहित्य ऑप्शन डी यानी 144 का 43 का डी हो जाएगा। दवाई शब्द का सही बहुवचन रूप विकल्प वाला पहचानिए, यानी प्रश्न 144 का, तो बी ऑप्शन होगा दवाइयाँ। वर्णमाला किसे कहते हैं, 145वां प्रश्न है। तो जब वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है उसे वर्णमाला कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अंगारे बरसना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो अंगारे बरसना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा, जब बहुत ज़्यादा कड़ी धूप होती है तो हम कहते हैं आज तो अंगारे बरस रहे हैं, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। घर का रहस्य जानने वाला बड़ा जातक होता है। तो जब कोई घर का व्यक्ति ही अपनी घर की बातें दूसरों को बताता है तो कहते हैं घर का वेदी लंका ढाए, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 148 है, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द छांटना है, और विशेषण शब्द होगा सुंदर, क्योंकि सुंदर शब्द जो है विशेषता बता रहा है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो ये उत्तम पुरुष का होगा, यानी कि ऑप्शन ए। नहीं सॉरी, इसका ऑप्शन सी होगा, क्योंकि प्रथम पुरुष भी है और उत्तम दोनों ही हो जाएगा प्रश्न सी। और लास्ट प्रश्न है इसका 150वां, निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है। तो सही शब्द जो है निर्वास होता है, निर्वास से निर्वासित भी बनता है, तो इसमें इत शब्द या प्रत्यय लगा हुआ है। दोस्तों ये हो गया आपका हिंदी वाला